जय हिंद दोस्तों। अब हम ऐसा करेंगे, अब हम राज्यों के हितों के संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना आप समझ गए हैं। मतलब कोई भी काम हो, चाहे 274 का एम बन के ए में हो, बी में हो, सी में हो, डी हो, राज्यों के हितों के संरक्षण की बात करता है। और ऐसे विधेयक को पुरस्कृत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। इतनी सी बात हो रही थी। ठीक है। कर या शुल्क जिसमें राज्य का हित हो, अभिव्यक्ति का अर्थ है। मतलब कर या शुल्क जिसमें राज्य का हित हो, अभिव्यक्ति का अर्थ है कर या शुल्क जिसकी कुल प्राप्तियों का पूर्ण या कोई भाग किसी राज्य को सौंपा जाए। शुल्क जहां कुल प्राप्तियों के संदर्भ में फिलहाल इस राशि को भारत की संचित निधि से प्रदान किया जाता हो। मतलब कर या शुल्क जिसमें राज्य का हित हो, अभिव्यक्ति का अर्थ है। मतलब इसमें इसका अर्थ बताया कि कर या शुल्क जिसमें राज्य के हित हो, उसको डिटेल में बताया, उसकी परिभाषा दे रही है लक्ष्मीकांत। क्या कह रही? कर या शुल्क जिसकी कुल प्राप्तियों का पूर्ण या कोई भाग, ठीक है, किसी राज्य को सौंपा जाता है। ऐसा कोई टैक्स लगाया जा रहा हो या फिर कोई ऐसी राशि वसूली जा रही हो जिसमें से कुछ हिस्सा राज्यों को मिलता हो, चाहे पूरा हिस्सा मिलता हो। ठीक है। दूसरा खामे पढ़ोगे आप। खामे शुल्क जहां कुल प्राप्तियों के संदर्भ में फिलहाल इस राशि को भारत की संचित निधि से प्रदान किया जाता है। शुल्क जहां कुल प्राप्तियों के संदर्भ में, जहां कुल प्राप्तियों के संदर्भ में ऐसी राशि भारत की संचित निधि अर्थात कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 से क्या की जाती हो, प्रदान की जाती है। इसे थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? अभी तो हम 274 के वन के ए बी सी डी में थे। अब 274 के वन को छोड़कर 276 के दो में जाएंगे। 274 के दो में जाएंगे और 274 का दो कह रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस आर्टिकल अ बिल टैक्सेशन इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड। मतलब टैक्सेशन इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड का अर्थ वही कर या शुल्क है। टैक्सेशन इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड का अर्थ वही कर या शुल्क है जिसका पूरा या कुछ हिस्सा राज्यों को जाता है, ठीक है, या जो अस्थायी रूप से केंद्र द्वारा एकत्रित किया जा रहा है लेकिन राज्यों के लाभ के लिए संचय निधि से वितरित होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि अंतर्राज्यीय कर वगैरह होते जैसे, मतलब केंद्र क्या करता है, केंद्र उस पर टैक्स लगा के अपने पास टैक्स रख लेता है, फिर उसमें से राज्यों को देता है, तो वो उसे भी माना जा सकता है। कुछ जैसे मान लो 268 के तहत जो टैक्स लग रहा है उसमें स्टाम्प ड्यूटी से डायरेक्ट राज्य को मिल जा रहा है। भाई अनुच्छेद 269 के तहत टैक्स जो लग रहा है वो अंतर्राज्यीय, जैसे मान लो गुजरात का कपड़ा बिहार में आ रहा है तो उस पर जो कर लगेगी केंद्र सरकार लगेगी। केंद्र सरकार कर लगा के पैसा को कहाँ रखेगी? अपनी संचित निधि में रखेगी, फिर उस संचित निधि के माध्यम से बांटेगी राज्यों को और कुछ अपने पास भी रखेगी। अब जीएसटी व्यवस्था के तहत, ठीक है, जो 269 के ए में जो व्यवस्था की गई है। पहले क्या होता था, गुजरात से कपड़ा आ रहा तो पहले जितना भी कर था गुजरात को मिलेगा, बिहार को नहीं मिलता था। आप बिहार को दे रही हो, कुछ अपने पास रख रही, फिर उसमें से गुजरात वगैरह को दे रही है। उनका ये जीएसटी काउंसिल का एक सिस्टम है, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसा कभी हुआ, हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा, एक शेयर्ड टैक्स है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहता है एक शेयर्ड टैक्स है, केंद्र से एकत्र करता है फिर राज्यों को हिस्सेदारी देता है। जीएसटी में देता है ना, जीएसटी को मान लो क्या करता है, सीजीएसटी आईजीएसटी है, आईजीएसटी को वो रखता है अपने पास में और फिर वो राज्य को दे देता है। पेट्रोलियम सेस एंड रोड सेस की बात करें तो अस्थायी रूप से केंद्र द्वारा वसूला जाता है पेट्रोलियम सेस और रोड से, लेकिन स्टेट रोड डेवलपमेंट फंड में ट्रांसफर किया जाता है। अस्थायी रूप से पेट्रोलियम सेस और रोड सेस केंद्र द्वारा वसूला जा रहा है लेकिन बाद में हम स्टेट रोड डेवलपमेंट फंड में उसे ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब ये है, किसी कर में राज्य का हित तब माना जाएगा जब उसका लाभ राज्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिलता हो। किसी कर में राज्य का हित तब माना जाएगा जब उसका लाभ राज्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिलता हो। इसलिए ऐसे करों पर संसद को विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। किसी कर में राज्य का हित कब माना जाएगा? जब उसका लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसको मिलता हो? राज्यों को मिलता हो। इसके लिए हम लोगों को विशेष प्रक्रिया, भाई राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। ये विशेष प्रक्रिया है, ठीक है। अब अगली बात पे चलते हैं। कुल प्राप्तियों या व्यक्ति का अर्थ है संग्रहण की लागत को घटाकर प्राप्त हुई कर या शुल्क प्राप्तियां। किसी क्षेत्र में कर या शुल्क की कुल प्राप्तियों का निर्धारण और प्रमाणन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। उनका प्रमाणन फाइनल होता है। मतलब कुल प्राप्तियों की अभिव्यक्ति का अर्थ है संग्रहण की लागत को घटाकर, क्या अर्थ है? मतलब कुल प्राप्तियां अभिव्यक्ति अर्थ है कि संग्रहण की जो लागत है उसको घटाकर प्राप्त हुई कर या शुल्क प्राप्तियां।
किसी क्षेत्र में कर या शुल्क की कुल प्राप्ति को निर्धारण और प्रमाणन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किए जाते हैं, उनका प्रमाणन पत्र फाइनल होता है। मतलब ये है नियंत्रक महालेखा परीक्षक ऐसा ऐसा कर रहे हैं, वो बात है, ऐसा करते हैं, ऐसे समझ लेते हैं हम लोग, नहीं तो फिर इसमें जो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, इसके लिए आपको 279 आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, 279 का वन। 279 के वन में क्या लिखा है? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस और ड्यूटीज सर्टिफाइड बाय द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शैल बी फाइनल। मतलब करों की कुल प्राप्ति, नेट प्रोसीड्स का निर्धारण भारत के सीएजी द्वारा किया जाएगा। कुल प्राप्ति का निर्धारण कौन करेगा? सीएजी। और उसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाएगा, फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। करों की कुल प्राप्ति का निर्धारण कौन, मतलब इतना कर मिला, 10 लाख करोड़ मिला, तो ये कौन कहेगा? एक कैग कहेगा। और यदि कैग ने कह दिया तो ये फाइनल है और बाइंडिंग है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब ये लाइन आप पढ़ लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी। एक बात। दूसरा, कभी ऐसा, हाँ, कैग सर्टिफिकेशन हर वित्त आयोग के लिए जारी करता है। कैग सर्टिफिकेशन क्या करता है? वित्त आयोग के लिए जारी करके भाई हमें इतना मिल रहा है। अब बताइए, जैसे 15 वित्त आयोग ने अपने वितरण प्रतिशत इन्हीं प्रमाण आंकड़ों पर आधारित, 15 वित्त आयोग ने कहा इसे 41% दो, इसे इतना दो, इसे इतना दो, तो कैसे कहा? वो पैसे का आंकड़ा किसने दिया था? वो आंकड़ा कैग ने दिया था। 2022-23 में कैग ने बताया कि केंद्र द्वारा राज्यों को मिलने वाले टैक्स शेयरिंग राशि 10,21,000 करोड़ थी। यही डाटा फाइनल माना गया। 2022-23 में कैग ने क्या बताया कि केंद्र द्वारा राज्यों को मिलने वाली टैक्स शेयरिंग राशि 10,21,000 करोड़ है, तो ये फाइनल डाटा है। फिलहाल 14 लाख करोड़ के आसपास है, तो जो कैग बता देगा फाइनल डाटा है, और वित्त आयोग भी उसी पे काम करेगा। मान लो अगर पहले तो वित्त आयोग को कोई रिपोर्ट दे, 16वां वित्त आयोग जैसे अभी आने वाला है, तो पहले वो कैग से पूछेगा हमें कितनी इनकम हो रही है। कैग कहेगा भाई हमें 35 लाख करोड़ इनकम हुई है, कि 35 लाख करोड़ इनकम हुई, तब वो फिर अपनी सिफारिश देगा कि इसमें इतना राज्यों को दो, इसमें इतना ग्रांट्स दे दो, और ऐसे ऐसे डिवाइडेशन कर, ये सब तब वित्त आयोग होता है जब कैग की रिपोर्ट ले लेगा। और कैग रिपोर्ट कहाँ से दे रहा है? 279 के वन में ये बात लिखा है। हालांकि लोग कहते हैं कैग तो जो है ना इसमें समझ जाता है, 148 से 151 आर्टिकल कैग के संबंधित है, लेकिन कैग की बात 279 वन में स्पष्ट लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस और ड्यूटीज सर्टिफाइड बाय द सीएजी शैल बी फाइनल। ये 279 के वन में लिखा है। मतलब राज्य और केंद्र के बीच कितना पैसा बटेगा, इसका हिसाब किताब कोई मंत्री नहीं बल्कि कैग तय करता है, ताकि किसी भी पक्षपात की गुंजाइश ना हो। ठीक है, इसका हिसाब किताब कौन? कैग। और कैग कौन है? सीएजी कौन है? स्वतंत्र संवैधानिक प्रहरी है। ठीक है, किसी के अधीन नहीं है। अब इस लाइन को आप दोबारा पढ़ दो। कुल प्राप्तियों या व्यक्ति का आर्थिक संग्रहण की लागत को घटाकर प्राप्त हुई कर या शुल्क प्राप्तियां। किसी क्षेत्र में कर या शुल्क कुल प्राप्तियों का निर्धारण और प्रमाणन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है, उनका प्रमाण पत्र फाइनल होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब हम लोग इसमें कुछ आपको समझा देते हैं कि यही भाई कि संविधान ने केंद्र को कर लगाने का अधिकार तो दिया, पर साथ ही साथ कुछ संवैधानिक सीमाएं भी दी ताकि राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता बनी रही। इसलिए संसद बिना राष्ट्रपति की अनुशंसा राज्य के हित से जुड़े किसी भी टैक्स या विधेयक को पेश नहीं कर सकती है संसद। और भले ही संसद संविधान ने केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया, फिर भी राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक, क्योंकि वो दोनों का संरक्षक है। राज्य हित वाले कर की परिभाषा स्पष्ट रूप से दी गई है और कैग का प्रमाण पत्र अंतिम माना गया है। राज्य हित वाले कर कौन है, उनकी परिभाषा स्पष्ट रूप से दी गई। मतलब कौन से कर या तो राज्यों को मिलते हों पूरी तरह से या आंशिक रूप से, या फिर वो भारत की संचित नदी में जाते हों, वहां से राज्यों को बंटवारा होता है, तो उसके लिए कोई भी विधेयक चाहिए तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। और कैग का प्रमाण पत्र कैसा है? फाइनल माना जाएगा। अंबेडकर साहब ने एक बार कहा था कि द यूनियन मस्ट बी पावरफुल बट नॉट ओवर पावरिंग, द स्टेट्स मस्ट बी ऑटोनोमस बट नॉट आइसोलेटेड। उनके अम्बेडकर साहब ने कहा था कि संघ सरकार शक्तिशाली है, पर ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। राज्यों को स्वायत्ता दी गई, पर उन्हें इतनी भी स्वायत्ता नहीं दी गई कि भारत सरकार से कोई मतलब नहीं रखें, अपने आप को आइसोलेट कर लें कि हमें कोई मतलब नहीं गवर्नमेंट से। ऐसा नहीं है भाई। तो ठीक है, दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश ये की गई थी। तो कुछ आर्टिकल हैं, उन्हें हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे आते हैं 274 के वन में, 274 की बात करते हैं।
ये क्या है, राज्यों के वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए है। संसद केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही राज्य हित वाले विधेयक प्रस्तुत करेगी। मतलब ये कह रहा है 274 का वन कि संसद केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही राज्य हित वाले विधेयक प्रस्तुत करेगी। ये है राज्यों के वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए। जैसे जीएसटी एक्ट 2016 को हमने राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही पेश किया था क्योंकि वो करों की आय संरचना बदल रहा था। फिर 274 के वन के ए में लिखा है कि राज्य हित वाले कर या शुल्क पर अब विधेयक लगेगा। मतलब शेयर टैक्स स्ट्रक्चर में राज्य की सुरक्षा, मतलब जीएसटी कंपनसेशन सेस हमने दिया, मतलब ऐसा टैक्स का संरचना जो राज्यों के बीच शेयर किया जाता है, उसमें राज्यों को सुरक्षा कर देने के लिए एक ही बात की गई। बी में बात की गई कि कृषि आय की परिभाषा में यदि कोई परिवर्तन करना हो तो फिर राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश, जैसे हमने इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाली बात कही थी, वही बात 1984 में दोहराई। इनकम टैक्स एक्ट की बात आई थी तो कही थी जो एग्रीकल्चर इनकम है ना, वो राज्य इस मतलब वो दिल्ली की सरकार ये नहीं कहेगी भाई, जैसे बाकी सभी इनकम पर दिल्ली की सरकार टैक्स लगा देती है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई इनकम कर रहा है उसकी इनकम पर टैक्स लगाएगी, लेकिन इसकी इनकम पर टैक्स नहीं लगाएगी, किसकी, एग्रीकल्चर वाली इनकम पर टैक्स नहीं लगाएगी। और ये बात स्पष्ट कही थी आईटी एक्ट 1961 में, ये बात आई थी स्पष्ट, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। और आते हैं अब सी में क्या है, सी में है राज्यों में वितरित राशि के नियम कैसे हुए, डिवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा। सी में क्या है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक, उसकी बात की गई है। ये इसमें यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, ऐसा विधेयक जो राज्यों में वितरित या वितरण की जाने वाली राशियों के नियम को प्रभावित करे। नियम क्या होता है, फॉर्मूला ही तो नियम होता है, यानी सूत्र। उस सूत्र को कोई प्रभावित करे, जैसे 42% देना, 41%, 32%, 29%, जैसे देना, उसका फॉर्मूला प्रभावित करोगे तो भी राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। 274 के बन के डी में क्या बात कही गई है कि राज्य प्रयोजन हेतु अधिभार, मतलब शेयर्ड सरचार्ज व्यवस्था, जैसे क्लीन एनर्जी सेस लगा था 2010 में, कोयला पे लगा था, बाद में हमने उसे जीएसटी कंपनसेशन में, मतलब ऐसा कोई सेस सरचार्ज जो राज्यों के हितों के लिए भी लगाया जा रहा हो तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, ठीक है। और राज्य हित कर की परिभाषा। अब आते हैं 274 एक पूरा हो गया, अब 274 के दो में आते हैं। इसमें यहां से आते हैं, ये यहां इधर की साइड में लिखा 274 के दो में राज्य के हित की कर की परिभाषा इसमें दी गई है। मतलब शेयर्ड रेवेन्यू की स्पष्टता देगी कि जीएसटी क्या करेगा, रोड सेस क्या होगा, ये सब मतलब स्पष्टता दी गई, इसे पढ़ लेते हैं हम। कर या शुल्क जिसकी कुल प्राप्तियों का पूर्ण या कोई भाग किसी राज्य को सौंपा जाता है, ठीक है, यही कर या शुल्क जिसमें राज्य का हित की अभिव्यक्ति है, मतलब कोई शुल्क जहां कुल प्राप्ति के संदर्भ फिलहाल उस राशि को भारत की संचित निधि से जा रहा है, तो ये परिभाषा इसमें दी गई है, ठीक है। अब जो नीचे वाला जो पारा है ना, कुल प्राप्तियों वाला, ये जो पारा है, ये पारा जो नीचे वाला हम इसे चारों तरफ से बंद करते हैं, ये पारा जो है ना, ये कुल प्राप्ति के निर्धारण सीएजी के महोदय के द्वारा किया जाएगा। ये 274 के दो में नहीं है, ये 279 में है। उससे ऊपर का पारा जो है ना, एक ये वाला पारा है, ऊपर का पारा, ये 274 के दो की बात कर रहा है, ठीक है। ये 274 का दो, ये, और ये है 279, ठीक है। तो 279 में है कुल प्राप्तियां व्यक्तिगत संग्रहण की लागत को घटाकर प्राप्त हुई कर या शुल्क प्राप्तियां किसी क्षेत्र में कर या शुल्क की कुल प्राप्तियों का निर्धारण और प्रमाणन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और उनका प्रमाण पत्र फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा। तो आपको बताया है कि मंत्री जी तय नहीं करेंगे कितना मिला है, ये सीएजी तय करेंगे, और सीएजी जो तय कर देंगे उसी आधार पर वित्त आयोग अपनी सिफारिश देगा, ठीक है। सीएजी कहेंगे भारत सरकार को इनका 35 लाख करोड़ तो 35 लाख करोड़, कहेंगे 28 लाख करोड़ तो 28 लाख करोड़ होगा, उनका प्रमाणन फाइनल माना जाएगा, बॉन्डेड है, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता कोई, नहीं सीएजी ने झूठ बोला है या सही बोला, कोई नहीं, कुछ नहीं कहेगा, वो फाइनल है, बॉन्डेड है, ठीक है। और 274 का दो क्या है, वो परिभाषा बता रहा है कि ये सब चीजें क्या क्या है, जो या तो भारत ऐसा ना हो कि मोदी जी कहें ये तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट है, इसमें हम राज्य को इससे राष्ट्रपति की सिफारिश की भाई, आपकी कंसोलिडेटेड फंड, भारत सरकार की कंसोलिडेटेड फंड अर्थात संचित निधि में भी जो पैसा रखा है उस पर भी यदि कुछ करना हो तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, क्योंकि उसमें राज्यों का पैसा है, ठीक है। क्योंकि अंतर्राज्यीय कर आप लेते हो, आप कर लगा रहे हो, उसे टैक्स को इकट्ठा कर रहे हो, फिर उसे राज्यों के बीच बांट रहे हो, ये नहीं कहोगे मेरे पास आ गया, मेरी जेब में आ गया तो मेरा पैसा हो गया, नहीं भाई, पैसा राज्यों का आप अपनी जेब में इसलिए लिए हैं क्योंकि आप
संघ सरकारें बड़े भाई की भूमिका में आप सभी को टैक्स बराबर में बांट रहे हैं आवश्यकता के अनुसार। ये है कुल मिला के बात। अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्र और राज्यों द्वारा जो ऋण की कैसी व्यवस्था है इसके बारे में। तो इसकी पहली लाइन है, केंद्र संविधान केंद्र एवं राज्यों को कर्ज लेने की शक्ति पर निम्नलिखित प्रावधान तय करता है। संविधान केंद्र एवं राज्यों को कर्ज लेने की शक्ति पर निम्नलिखित प्रावधान तय करता है। देखो, केंद्र को किस प्रकार की शक्ति है कर्ज लेने की, वहीं राज्यों की शक्तियां कितनी सीमित की गई हैं संविधान में, उसके कई कारण हैं। मान लो अगर कोई सरकार है, विपक्षी पार्टी की सरकार केंद्र में है और राज्य में दूसरी पार्टी, तो राज्य सरकार ऐसा नहीं कि भाई हमें केंद्र से कोई मतलब नहीं, हम तो बाहर से ही पूरा कर ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। उसी को हम लोग देखते हैं। तो पहली पंक्ति पढ़ते हैं। केंद्र सरकार या तो भारत में या इसके बाहर से भारत की संचित निधि के प्रतिभूति या गारंटी देकर ऋण दे सकती है। मतलब केंद्र सरकार, एक केंद्र सरकार की बात कर रही है, या तो भारत में या भारत के बाहर से भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 आर्टिकल पढ़ लो, 266 का 1, उसकी प्रतिभूति या गारंटी देकर ऋण दे सकती है। जब केंद्र सरकार कह सकती है भाई हमारी हर साल की इनकम 30 लाख करोड़ है, हमें ऋण चाहिए, दे दीजिए। अगर आपको ऋण लेना होगा तो अभी हमें कोई ऐसा काम करना है जिससे हमें खर्चे की जरूरत है, अगर आपको लेना होगा तो हम अपनी संचित निधि से दे सकते हैं। इस प्रकार की बात है। तो इस प्रकार की बात तो है, लेकिन इस प्रकार की बात लिखी कहाँ पे है संविधान में? तो इस प्रकार की बात लिखी है आर्टिकल 252 में, जो संविधान के भाग 12 264 से 264 से 300 के बीच एक आर्टिकल है 292। 282 आर्टिकल है, उसमें विवेकाधीन अनुदान की बात की रही। 212 में लिखी है बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार किस प्रकार उधार लेगी। इसमें स्पष्ट लिखा है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स टू बोरिंग अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विच विद इन सच लिमिट्स इफ एनी एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। मतलब ये है, केंद्र सरकार भारत के भीतर है, बाहर से ऋण दे सकती है। भारत के भीतर मुकेश अंबानी से भी ऋण दे सकती है, कोई बात नहीं है। यह ऋण भारत की संचित निधि की गारंटी पर लिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया गारंटी पर लिया जाता है, ठीक है। और संसद चाहे तो कानून बनाकर इस ऋण की सीमा तय कर सकती है। संसद अगर चाहे तो कानून बनाकर इस ऋण की सीमा तय कर सकती है, ठीक है। अब इसमें कैसे कभी कोई लिया है, केंद्र सरकार एक्सटर्नल बोरिंग जैसे आईएमएफ के माध्यम से, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से जब कोई ऋण लेता है और कोई पूछता है कि आप किस अनुच्छेद के तहत ऋण लिया गया है, तो उसे लिखना कि ये व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 292 में की गई है, ठीक है। 1991 में जब हमारे यहाँ आर्थिक संकट आया तो भारत सरकार ने आईएमएफ से $2.2 बिलियन का ऋण दिया था। किससे लिया था? आईएमएफ से लिया। 292 को अगर हम, मेरी तो वैसे भी राइटिंग इतनी गंदी है, तो 292 को मैं कभी कभी 2.2 की तरह ही लिख देता हूँ। तो उससे समझना, जो $2.2 बिलियन का जो ऋण लिया था वो किसने लिया था? वो केंद्र सरकार ने लिया था। किससे लिया था? आईएमएफ से लिया था। समझ गए? जब हमारे यहाँ एलपीजी रिफॉर्म्स आए फिर उसके बाद में, तो 292, अब 1991 का, और ये किस पे लिया था? कंसोलिडेटेड फंड की गारंटी पे लिया था हमने, भारत की संचित निधि की गारंटी पे लिया था $2.2 बिलियन का, ठीक है। डॉलर को ऐसे एस करके लिखते हैं ना, एस, ठीक है। संसद ने इस पर कोई ऋण सीमा अधिनियम नहीं बनाया, परंतु ऐसा होता है कि संसद ये लिमिट भी कर सकती है, आप इतने से ज्यादा ऋण नहीं ले सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संसद ने अधिनियम नहीं बनाया। परंतु सरकार ने एफआरबीएम एक्ट 2003 बनाया था, जो फिस्कल डेफिसिट पर लिमिट लगाता है 3% ऑफ जीडीपी। एफआरबीएम एक्ट है ना, कब का है एफआरबीएम एक्ट? 2003 का है, 2003 का। तो इस पे 3% का ही, वो 2003 में बना, अच्छा है, तो 3% का जीडीपी पर लिमिट लगा दिया। इससे ज्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं हो सकता, जीडीपी की लिमिट है 3%। अगर 2004 में बना होता तो 4% का लगा देता, बढ़िया रहे। 2003 में बन गया तो 3% का लगाया है, ठीक है। इस प्रकार से आप याद भी रख सकते हैं। 2003 में बना है तो 3% का जीडीपी पर लिमिट एफआरबीएम एक्ट के माध्यम से लगाया है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा नहीं लगाया कि आप ऋण पे इतना लिमिट नहीं ले सकते। ये कहा कि भाई ऋण लो, उससे कोई मतलब नहीं है, पर घाटा जीडीपी का इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट, ठीक है।
संविधान ने केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय ऋण देने की स्वतंत्रता दी, परंतु उसके पीछे संसद का नियंत्रण भी रखा ताकि केंद्र ऋण के जाल में ना फंस जाए, कुछ जाल में फंसने से रोका है। अब ये देखें, भारत या भारत से बाहर दो जगह से हम ऋण लेते हैं, पर लिखा है लेकिन दोनों ही मामलों में, यहां पढ़ो, यहां ऊपर में, लेकिन दोनों ही मामलों में सीमा निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। दोनों ही मामलों में सीमा का निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी, और संसद द्वारा इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाया गया, अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया। ये भी अनुच्छेद 292 में ही ये बात है, पर उसके अंतिम भाग में ऐसी बात है। इसका संवैधानिक प्रावधान यही है कि संसद को यह शक्ति है कि वो केंद्र सरकार के ऋण की सीमा तय कर सकती है। अगर कोई पूछे कि संसद केंद्र सरकार के ऋण लेने की सीमा तय कर सकती है, तो आप कहना हाँ बिल्कुल कर सकती है, संसद को ऐसी शक्ति दी गई है। परंतु संविधान में यह कहा गया इफ यानी यह वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। ठीक है, क्या कहा गया? इफ यानी यह वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। जब मैंने पढ़ा था ना आपको, इफ एनी एज में फ्रॉम टाइम टू टाइम बी फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट लॉ, इफ एनी की बात की गई, मतलब ये वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। ठीक है, संसद ने अब तक बोरिंग पर कोई लिमिट नहीं लगाई है, किंतु फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, एफआरबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, इसने ऋण पर अप्रत्यक्ष सीमा लगाई है। केंद्र का फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 3% से अधिक नहीं होना चाहिए, और जनरल गवर्नमेंट डेब्ट 60% ऑफ जीडीपी। लॉन्ग टर्म में हमने टारगेट लगाया कि जनरल गवर्नमेंट डेब्ट हम 60% ऑफ जीडीपी, ये लॉन्ग टर्म के लिए। फिस्कल डेफिसिट 3% ज़्यादा नहीं मिले। मतलब ये है कि संविधान संसद को ऋण सीमा तय करने का दरवाजा दे रहा है, पर संसद ने अब तक केवल नीतिगत सीमा तय की है, कोई कानूनी सीमा नहीं। हालांकि संसद को ऐसी पावर दे रहा है, परंतु संसद ने अब तक केवल नीतिगत सीमा एफआरबीएम के माध्यम से तय की है, कानूनी सीमा नहीं बनाई है। ठीक है, नीतिगत रूप से कहा है कि इतने से ज़्यादा नहीं हो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में 60% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी कोई कानूनी सीमा नहीं बनाई है। ठीक है, आप समझ गए। डी ज्यूर बात अलग होती है, कानून बात हो जाती है, फिर बाध्यकारी बातें होती है, न्यायालय में लागू होती हैं वो बातें। ठीक है, आप चलते हैं आगे, ये वाला हो गया। अब दूसरे पारा पे चलते हैं। इसी तरह एक राज्य सरकार भारत में राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति या गारंटी देकर ऋण ले सकता है, लेकिन सीमा निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। मतलब इसी तरह एक राज्य सरकार, मतलब बिहार की सरकार चाहे तो भारत में नेपाल में न जाके नहीं, या फिर अमेरिका से नहीं, केवल भारत में राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति अपने राज्य की कंसोलिडेटेड फंड की गारंटी देकर ऋण ले सकता है, लेकिन सीमा निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। वही बात, जैसे संसद तय कर रही है इतने से ज्यादा नहीं, वैसे ये पावर विधानमंडल को दी गई, लेकिन राज्य सरकार से कही कि आप भारत के अंदर से ले सकते हैं, भारत के बाहर से नहीं। तो ये बात कहाँ ऐसी बाउंडेशन राज्य सरकारों पे लगा दी है? तो 293 में दो पार्ट हैं, एक 293 का एक है, एक 293 का दो है। इसमें बोरिंग बाय स्टेट्स की बात कही है, जबकि बोरिंग बाय यूनियन की बात 292 में की गई है। ठीक है, स्टेट का प्रावधान पता है क्या है? स्टेट का प्रावधान है ये है कि अ स्टेट में विद इन इंडिया बोरो अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट विद इन सच लिमिट्स एज में फ्रॉम टाइम टू टाइम बी फिक्स्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर बाय लॉ। मतलब राज्य केवल भारत के भीतर से ऋण ले सकते हैं, बाहर से नहीं। ऋण राज्य की संचित निधि के प्रतिभूति पर होते हैं, अर्थात संचित निधि की गारंटी पर होते हैं, और सीमा राज्य विधानमंडल तय करता है। ठीक है, ऐसा कभी हुआ है? हाँ भाई, जैसे राजस्थान ऋण अधिनियम स्टेट लोन एक्ट आया था, जैसे कई राज्यों ने अपनी सीमा तय की है। संघ सरकार ने अभी सीमा नहीं की, संसद ने सीमा नहीं की, लेकिन राजस्थान ऋण अधिनियम स्टेट लोन एक्ट आया, उसने अपनी सीमा तय की है। अधिकांश राज्यों में यह सीमा व्यावहारिक रूप से एफआरबीएम एक्ट से नियंत्रित है, मतलब जो संसद का है बिल्कुल वैसे ही एफआरबीएम एक्ट से चल रहे हैं। महाराष्ट्र का एफआरबीएम एक्ट है 2005 का, बिहार का एफआरबीएम एक्ट आपको याद रखना है 2006 का है, 2006 से बिहार। ठीक है, 6 से छठ पूजा कहाँ होती है? बिहार में, तो एफआरबीएम एक्ट 2006 बिहार का है। केरल का एफआरबीएम एक्ट 2003 है, केरल बहुत आगे है, जैसे ही एफआरबीएम एक्ट संसद ने बनाया वो पढ़ने लिखने में आगे, उसने उसकी अंग्रेजी भाषा को तुरंत पढ़ के आपने यहाँ भी बना लिया।
महाराष्ट्र का 2005 में। मतलब राज्य विदेशी ऋण नहीं ले सकते, यह अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है, ताकि कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय ऋण जाल में ना फंस जाए, जिससे देश की साख को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, बहुत स्थिति खराब हो जाएगी फिर तो। इसलिए राज्य देश के अंदर से ही ऋण लेंगे। और हालांकि राजस्थान ने अपने ऋण पर सीमा तय की, इसके अलावा भी और राज्यों ने की, लेकिन मूलतः ये सब चलता है एफआरबीएम एक्ट से ही नियंत्रित होते हैं। ये जो है केंद्र सरकार जो है, अगला पारा में हम लोग आते हैं। अगले पारा में एक केंद्र सरकार जो है किसी राज्य सरकार को ऋण दे सकती है, किसी राज्य द्वारा लिए गए ऋण पर गारंटी दे सकती है। मतलब ऐसा भी हो सकता है केंद्र सरकार खुद ही किसी राज्य को ऋण दे दे, जैसे जिस राज्य को कोई और व्यक्ति ऋण नहीं देता है, जैसे गरीब, ज्यादा गरीब राज्य, लोगों को भरोसा नहीं है, तो केंद्र सरकार खुद ऋण दे देगी। ठीक है, और ऋण नहीं देगी तो उस ऋण पर गारंटी स्वयं ले लेगी। तब तो फिर कोई भी उसे ऋण दे देगा। जब भारत सरकार गारंटी लेगी तो भारत सरकार गारंटी ले सकती है। ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं, ये बात कहाँ पे लिखा गया है। और ये बात ये भी लिखा है कि ऋण के ऐसे प्रयोजन हेतु आवश्यक धनराशि भारत की संचित निधि पर भारित होगी। पहले हम ऊपर वाली बात में पढ़ेंगे कि कैसे ये बात का मेंशन कहाँ पे किया गया है। तो ये जो 293 के 1-2 में ये राज्य कैसे ऋण लगे ये बात लिखा हुआ है, वहीं 293 के 3 में ये बात लिखा है कि केंद्र सरकार ऋण दे दे या केंद्र सरकार ऋण पर गारंटी ले ले। केंद्र सरकार राज्य को ऋण दे सकती है या उसके ऋण पर गारंटी दे सकती है। ऐसा ऋण भारत की संचय निधि से दिया जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर संचय निधि पे भारित हो गया। राज्य सरकार ऐसा ऋण नहीं चुका पाएगी तो भारत सरकार की संचित निधि से वो ऋण चुकाया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी बात करें तो राज्य सरकार को केंद्र द्वारा स्पेशल लोन्स भी दिए गए। राज्य सरकारों को केंद्र द्वारा स्पेशल लोन्स कब दिए गए? जब कोविड-19 में आया, कोरोना के काल में 2020-21 में केंद्र ने राज्यों को 1.1 लाख करोड़ का बैक टू बैक लोन दिया। मतलब कितने का लोन दिया? 1.1 लाख करोड़ का लोन दिया। एक का मतलब बैक टू बैक देता ही है केंद्र सरकार। और कंपनसेशन शॉर्टफॉल पूरा करने, तो किस लिए दिया था? क्योंकि जो कंपनसेशन है ना जीएसटी संबंधित, उसको पूरा करने हेतु ऐसा ऋण दिया गया कि भाई मैं आपको पैसा दे रहा हूं, आप अपना खर्च चलाइए, हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अगर कोरोना से पहले की बात करें, अगर आप कहोगे क्या केवल कोरोना में ही ऐसा ऋण दिया गया, तो ऐसा नहीं। 1979-1980 की बात करें, इंदिरा गांधी के समय में, नहीं इंदिरा गांधी नहीं थी, 1979 से 1980 मोरारजी देसाई की सरकार थी। केंद्र ने कृषि सुधार हेतु विशेष ऋण दिए थे। किसको? पश्चिम बंगाल को दिए थे। मतलब केंद्र कई बार राज्यों के पावर रिफॉर्म्स बॉन्ड्स जैसे उदय स्कीम 2015 पर गारंटी देता है। जैसे राज्य कोई स्कीम्स चलाए, जैसे उदय स्कीम्स चलाई थी 2015 में, उस पर गारंटी देता है। ठीक है, ताकि राज्य भी अपना रिफॉर्म्स कर सके, अपने यहाँ सुधार कर सके। संविधान ने केंद्र को राजकोषीय पिता की भूमिका दी है, जो राज्य को जरूरत पड़ने पर ऋण भी देता है और संकट में उसकी गारंटी भी बनता है। संकट पड़ जाएगा तो उसका गारंटी भी ले लेता है, जरूरत पड़ेगा तो ऋण भी दे देगा। ये 293 के 3 के तहत होता है। ठीक है, ये जो है पावर रिफॉर्म्स बॉन्ड्स, मतलब जैसे मान लो उदय योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना जो थी ना, उससे संबंधित है। ठीक है, 2015 की ये स्कीम थी। उस स्कीम से कई राज्यों को ऋण दिया गया केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, अब अगले इस पे देखते हैं, ऋण के ऐसे प्रयोजन हेतु आवश्यक धनराशि भारत की संचित निधि पर भारित होगी। संचित निधि पर भारित होगी, ये कहाँ लिखी? ये भी वही 293 के 3 में लिखी हुई है, ऋण की ऐसी राशि संचित निधि पर भारित होगी। ये 293 का दूसरा भाग है। ठीक है, वो पहले भाग में है, 293 का पहला भाग में वो बात थी, दूसरे भाग में ये है कि ऋण की ऐसी राशि संचित निधि पर भारित होगी। मतलब जब केंद्र राज्य को ऋण देता है तो वह राशि भारत की संचित निधि से ली जाती है। इसका अर्थ है राशि चार्ज एक्सपेंडिचर के रूप में गिनी जाएगी। मतलब चार्ज एक्सपेंडिचर, CAR चार्ज, जैसे चार्ज हो जाता है ना चीजें, वैसे चार्ज एक्सपेंडिचर के रूप में, मतलब ये चार्ज की जाती हैं चीजें, नहीं होती कि इसका हम आप पे चार्ज ठोक देंगे। जैसे जुर्माना, ऐसी तरह चार्ज लगाना, तो यह राशि कैसे होगी? चार्ज एक्सपेंडिचर के रूप में गिनी जाएगी। और कहाँ गिनी जाएगी? अनुच्छेद 112 में गिनी जाएगी। 112 में वार्षिक बजट है ना, वार्षिक बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो जब केंद्र राज्य को ऋण देता है तो वह राशि भारत की संचित निधि से ली जाएगी और बजट में वो चार्ज एक्सपेंडिचर के रूप में इसकी गिनती होगी।
अगर इसके दूसरे भाग की बात करें तो ऐसा ऋण जो मतलब संघ की सरकार गारंटी दे रही है, संघ की सरकार दे रही है, वो संचित निधि पर भारित होगा। किस पे भारित होगा? संचित निधि पर भारित होगा। ठीक है, संचित निधि पर भारित तो होगा, लेकिन ये किस में लिखा है? 293 के 3 में लिखा है। जब केंद्र राज्य को ऋण देता है तो वह राशि भारत की संचित निधि से ली जाती है। इसका अर्थ है कि यह राशि चार्ड एक्सपेंडिचर के रूप में गिनी जाएगी आर्टिकल 112 के तहत। अब जैसे केंद्रीय बजट में लोन्स टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज संचित निधि से सीधे खर्च के रूप में देखा, मतलब लोन टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को, जैसे दिल्ली, लद्दाख, पांडिचेरी, इनके लिए लोन है, इस नाम से दिखता है केंद्रीय बजट में। एक आप केंद्रीय बजट कभी उठाना तो उसमें एक लाइन लिखी होगी, लोन इतना इतना हम देने वाले हैं। अगर हम 23-24 के बजट की बात करें, आप 24-25, 25-26 देख लेना, 23-24 की बजट की बात करें तो 1.3 लाख करोड़ की राशि राज्यों को इंटरेस्ट फ्री कैपिटल लोन के रूप में दी गई। यह कंसोलिडेटेड फंड पर आधारित थी। इंटरेस्ट फ्री कैपिटल लोन हमने दिया कितना? 1.3 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री, मतलब कोई ब्याज नहीं है। और कैसा लोन था? कैपिटल लोन था, पूंजीगत ऋण था। मतलब आप अपने यहाँ कुछ चीजें बनाओ, मकान बनाओ, स्कूल बनाओ, रोड बनाओ, उसके लिए। ये नहीं कहा कि आप भाई अपने मंत्रियों पे खर्चा के लिए, खर्चे के लिए नहीं, पूंजीगत लोन दिया था, इंटरेस्ट फ्री कैपिटल लोन। ठीक है, और एक किस पे भारित था? संचित निधि पर भारित थी। मतलब यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राज्य को दिया गया ऋण संसद के बजट नियंत्रण के तहत ही होगा, ताकि कोई भी फंड बिना पारदर्शिता के ना ही दिया जाए। भले आप कोई भी फंड देना चाहते पर उसको भी बजट से नियंत्रण रखो 112 आर्टिकल के तहत। ठीक है, और कितना दिया था? 1.3 लाख करोड़ का दिया था। तो अब जो आगे जो बजट आएगा वो आपके पेपर के हिसाब से आप अपना पढ़ लेना। बेसिक बात यही है। अब अगली पंक्ति पर चलते हैं। राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता यदि केंद्र द्वारा दिए गए ऋण का कोई भाग बकाया हो जिसके संबंध में केंद्र ने गारंटी दी हो। मतलब राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता। कब नहीं ले सकते केंद्र की अनुमति के बिना ऋण? यदि केंद्र ने आपको ऋण दे दिया और वो आपने चुकता नहीं किया, या ऋण ने जो केंद्र ने जो जिस ऋण की गारंटी, मतलब मुकेश अंबानी से केंद्र ने कहा कि बिहार सरकार को आप ऐसा करो 10,000 करोड़ का ऋण दो। अब बिहार सरकार ने 10,000 करोड़ का ऋण वापस लौटाया नहीं मुकेश अंबानी का। अब बिहार सरकार सोना अंबानी की जगह अडानी से ऋण ले लेते हैं, तो नहीं ले सकता। ठीक है, ये बाउंडेशन है। ये प्रावधान कहाँ है? देखो, संचित निधि पर भारित होगा, ये सब होगा 293 के 3 में था। तो ये जो प्रावधान होंगे ये 293 के 4 में होंगे। ठीक है, 293 के 4 में होंगे। 293 के 4 में क्या लिखा है? लिखा है कि यदि किसी राज्य पर केंद्र का ऋण अभी बाकी है या केंद्र ने उसके लिए गारंटी दी है तो वह राज्य केंद्र की अनुमति के बिना कोई नया ऋण नहीं लेगा। ठीक है, जैसे पंजाब है, तमिलनाडु है, केरल है, ऐसे राज्य जिन पर केंद्र का ऋण बकाया है हर साल अपने मार्केट बोरिंग प्रोग्राम के लिए केंद्र की अनुमति लेते हैं। ठीक, केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं लेंगे। ऋण तो लेंगे पर अनुमति के बिना नहीं लेंगे, ये बात है। तो पंजाब, तमिलनाडु, केरल ऐसे राज्य हैं जिन पर केंद्र का ऋण बकाया और हर साल ये क्या करते हैं? अपने मार्केट बोरिंग प्रोग्राम के लिए। मार्केट बोरिंग प्रोग्राम क्या होता है? एमबीपी। मतलब आप मार्केट मतलब किसी से भी उधार लेने के लिए जो इनका प्रोग्राम होता है उसके लिए केंद्र की पूर्व अनुमति लेते हैं। आरबीआई के माध्यम से राज्यों की उधारी सीमा केंद्र तय करता है। अच्छा, तो आरबीआई के माध्यम से भी तो ऋण मिलता है, तो उसकी उधारी सीमा भी केंद्र तय करता है। 293(4) के ही थे। 293(4) को हम आरबीआई एक्ट 1934 के साथ जोड़ के इसे पढ़ना चाहिए। और आरबीआई क्या उधारी देती है, तो इसकी सीमा कौन? आरबीआई से लेना है तो आरबीआई एक्ट 1934 के साथ जोड़ के पढ़ो। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी भारत शासन अधिनियम के तहत, और मुख्यालय इसका मुंबई में रखा गया था, आपको बताया था। कोविड-19 के समय में केंद्र ने विशेष अनुमति दी कि राज्य अपनी जीएसडीपी का 5% तक उधार ले सकते हैं। पहले सीमा 3% थी। कोविड-19 ने बहुत कुछ बदला तो 3 की जगह 5% हो गया। और किसने सीमा दी थी? ये किसने कहा था? ये केंद्र सरकार ने ऐसी अनुमति दी कि मान लो आपका जीएसडीपी 1 लाख करोड़ है तो आप 5,000 करोड़ तक का ऋण दे सकते हैं। पहले आप 3,000 करोड़ दे पाते हैं। ठीक है, इस प्रकार राज्य जब केंद्र के ऋण का कर्जदार है तो वह स्वतंत्र नहीं रह सकता। ऐसे संविधान के 293(4) में प्रावधान है।
पहले पुराना कर चुका फिर नया लो, अगर नहीं चुकाते हो तो केंद्र की अनुमति लो तब नया लो, ठीक है, ये बात है। आप सारे आर्टिकल आपको दोबारा बता देते हैं, तो उससे आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो 292 में क्या लिखा है, केंद्र की ऋण दे नहीं सकती, भारत में या विदेश से ऋण दे सकता है कौन, केंद्र। केंद्र के लिए बात 292 में लिखी है। जैसे हमने आईएमएफ से लोन लिया था, आईएमएफ से लोन लिया था, इसी में लिखा है एफआरबीएम एक्ट, मतलब इस संसद चाहे तो इसकी सीमा भी लगा सकती है, ठीक है। 292 के लास्ट पार्ट में लिखा है ऋण सीमा का निर्धारण। अब वो हम कैसे करते हैं, एफआरबीएम एक्ट से लेकर ना हमने कैसा बॉन्डिंग, मतलब कानूनी रूप से कोई सीमा नहीं लगाई है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, एफआरबीएम एक्ट लगाया है 2003 का, कि आप जीडीपी का 3% से ज्यादा ऋण नहीं होना चाहिए, ऐसा लगाया है, ठीक है, पर कानूनन नहीं लगाया है। राज्यों की बात करें, राज्यों को ऋण की बात करें तो 1 में है, 2 में है, 3 में है। उन 293 का 1, 2 और 3, तो 1 और 2 क्या कह रहा है, राज्यों की ऋण की शक्ति, भारत में राज्य भारत से बाहर ऋण नहीं लेंगे, मतलब भारत में ले सकते हैं, और इनके पर सीमा जो निर्धारण होती है वो एक में तो ये है कि ऋण ले सकते हैं, कहां से ले सकते हैं, भारत में। सीमा है, सीमा ये इनकी, जैसे राजस्थान में लोन की एक सीमा है, बाकी सब राज्य क्या करते हैं, एफआरबीएम एक्ट को फॉलो करते हैं, और बिहार सरकार ने एफआरबीएम एक्ट 2006 बनाया है अपने लिए, ठीक है। और 293 का 3 क्या कह रहा है, केंद्र द्वारा राज्य को ऋण या गारंटी, ऐसी ऋण या गारंटी संचित निधि पर भारित होगी, मतलब केंद्र गारंटी दे सकता है। लोन टू स्टेट बजट हेड के नाम से एक बजट में एक प्रावधान है, लोन टू स्टेट बजट, हमने कहा था ना 112 आर्टिकल से जोड़ो। तो कैसे ऋण देगा, एक तरीके से ऐसे ऋण दे दे जैसे कोविड-19 के टाइम पे लोन दिया था केंद्र सरकार ने। उसके अलावा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना 2015 की उदय स्कीम, उसके तहत ऋण दिया था। और रही बात संचित निधि पर भारत, तो लोन टू स्टेट बजट नाम से एक हेड रहेगा, उस हेड में हमने 2023 के बजट में क्या किया था, 1.3 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन राज्यों को दिए थे, ठीक है। अब इसके 3, 1, 2, 3 हो गया, 4 भी है, 293 का 4 भी है। 293 का 4 कह रहा है केंद्र की अनुमति के बिना राज्य का ऋण निषिद्ध है, मतलब जब तक केंद्र का ऋण बाकी है, जैसे पंजाब का है, केरल का है, तो ऐसे ऋण क्या करते हैं, अपने मार्केट बोरिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले केंद्र की पूर्व अनुमति लेते हैं, ठीक। ये हो गई लोन लेने का तरीका। अगर सही से समझे तो ये जो केंद्र है वैश्विक उदार करता है, मतलब ग्लोबल बोरोवर है, कहीं से भी ले सकता है, अमेरिका से, जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स के टाइम पे हमने आईएमएफ वगैरह से लिया था, $2.2 बिलियन का लिया था, ठीक है। आर्टिकल 292 के तहत लेते हैं। राज्य क्या करते हैं, डोमेस्टिक बोरोवर है, अर्थात भारत सरकार, भारत की सीमा के अंदर ही ऋण दे सकते हैं, ये घरेलू उधारकर्ता माने जाते हैं। ये 293 एक के तहत लेते हैं, इन पर सीमा 293 2 के तहत है, ठीक है। 293 के 3 के तहत यह है कि आप ऐसा ऋण लोगे तो भारत की संचय निधि भारत होगी, चाहे तो केंद्र सरकार से ही ले लो, इधर उधर से काहे ले रहे हो। और 293 के 4 के तहत जो है कि आपने यदि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया ऋण नहीं चुकाया है, या ऐसी गारंटी से जो ऋण लिया है वो गारंटी वाला ऋण नहीं चुकाया है, तब आगे ऋण देने से पहले आपको केंद्र की अनुमति लेना पड़ेगी, ठीक है। पंजाब और केरल लेते हैं फिलहाल ऐसी अनुमति। ये हो गया ये बात, मतलब फिजिकल डिसिप्लिन की ये बात कही। आर्टिकल 292-93 फॉर्म द फिजिकल स्पाइन ऑफ द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब 292 और 293 का जो अनुच्छेद है ये फिजिकल स्पाइन है इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर की, ठीक है। यह वित्तीय संघवाद का संवैधानिक नियंत्रण तंत्र है। कैसा है, संवैधानिक नियंत्रण तंत्र है, किसका, फाइनेंशियल फेडरलिज्म का, जो भारत को राजकोषीय अनुशासन, फिजिकल प्रूडेंस और संघीय सहयोग, कोऑपरेटिव बोरिंग दोनों सिखाता है। मतलब आप तो राजकोषीय रूप से अनुशासित रहें और संघीय सहयोग करें, कोऑपरेटिव बोरिंग करें, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अंतर सरकारीय उन्मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। अंतर सरकारीय उन्मुक्ति का मतलब होता है केंद्र राज्यों को उन्मुक्ति देगा और राज्य केंद्र को उन्मुक्ति मत देंगे। मतलब राज्य में अगर कोई केंद्र का कानून है, अंतर सरकार कर उन्मुक्ति जो है, अंतर सरकारी कर उन्मुक्ति, यह जो है संविधान के अनुच्छेद 285 और 289 से संबंधित है। मतलब इसमें क्या है, पहले पार्ट में क्या है, केंद्र की संपत्ति को राज्यों के करों से उन्मुक्ति है, और दूसरे में क्या है, राज्यों की संपत्ति को केंद्र के करों से उन्मुक्ति है, ठीक है। इसे अब हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसमें पहली लाइन क्या लिखी है, अन्य संघीय संविधानों के समान भारतीय संविधान में भी पारस्परिक कराधान से उन्मुक्तियों के नियम है। किससे उन्मुक्ति के नियम है,
मतलब तुम एक दूसरे के ऊपर टैक्स नहीं ठोकोगे, उससे उन्मुक्तियों के नियम है। ठीक है, अब ये नंबर पे आते हैं, इसमें कौन कौन से नियम है थोड़ा ये देख लेते हैं। ये तो अनुच्छेद 200, जैसे हमें बता रहा था 285 से 89 के बीच, 289 के बीच में ये संविधान के भाग 12 में जो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्यूट्स की बात है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। मतलब ये है कि ये जो अनुच्छेद है मैं बता रहा हूँ 285 89, ये केंद्र और राज्यों के बीच म्यूचुअल टैक्स, परस्पर कर उन्मुक्ति की व्यवस्था करते हैं। मतलब म्यूचुअल टैक्स इम्यूनिटी, इंग्लिश में लिखेंगे MTI, म्यूचुअल टैक्स इम्यूनिटी। ठीक है, ताकि कोई भी सरकार, चाहे यूनियन की हो चाहे स्टेट की हो, दूसरे की संवैधानिक स्वच्छता में वित्तीय बाधा नहीं डाले। ऐसा ना हो केंद्र सरकार कोई काम करे, राज्य कहेगा ये उत्तर प्रदेश राज्य में हो रही होगी, सरकार कहेगी हम तो टैक्स लगाएंगे, ममता बनर्जी कहेंगे मोदी जी हम तो टैक्स लगाएंगे आपके ऊपर। ये लिया कहां से गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 के सेक्शन 8 में, और ऑस्ट्रेलिया जैसे संघीय देशों में भी ऐसा ही प्रावधान है, जिससे एक सरकार दूसरी सरकार पर कर नहीं लगा सकती। तो स्वाभाविक ये हम कहां से लिए? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। अमेरिका के अनुच्छेद 1 के सेक्शन 8 में ऐसा प्रावधान है, और ऑस्ट्रेलिया में भी है कि संघीय देश जो होते हैं, फेडरल कंट्री होते हैं, वो एक सरकार दूसरी सरकार पर कर नहीं लगाती। भारत ने इस सिद्धांत को अपनाया ताकि यूनियन स्टेट कॉर्पोरेशन बना रहे, संघ और राज्यों के भी सहयोग बना रहे। और यह कैसे, मत कुल मिला के अगर बात करें तो यह संघीय सौजन्यता है, फेडरल कोर्ट से संघीय सौजन्यता, इनके सौजन्य से संघीय सौजन्यता का नियम है जो कहता है कि कोई सरकार दूसरे पर कराधान के माध्यम से दंडात्मक शक्ति ना चलाए। ऐसा ना करे कि वो तो हम तुम पर टैक्स लगाएं तुम हम पर टैक्स लगाओ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो अंतर सरकार कानून मुक्ति को वक्त 285 से 289 तक। ठीक है, एक तो ये होगा। अब इसमें आते हैं ए में क्या बात कही गई है? ए में बात कही गई है केंद्र की सभी संपत्तियों को राज्य और उसके विभिन्न निकायों जैसे नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, पंचायतों आदि के सभी प्रकार के करों से छूट प्राप्त होती है। केंद्र की सभी संपत्तियों, केंद्र की संपत्ति है उसे राज्य के सभी निकायों, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे जिला बोर्ड हो, चाहे पंचायतें हो, इनसे करों से छूट प्राप्त है। ठीक है, ये कहाँ बात लिखी? तो ये 285 में लिखी, 285 के 1 में ये बात लिखी। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार की संपत्ति किसी भी राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा लगाए गए किसी भी प्रकार के कर से मुक्त है। यह उन्मुक्ति पूर्ण नहीं है। संसद चाहे तो कानून द्वारा इस छूट को समाप्त भी कर सकती है। संसद चाहे तो कहेगी कि आप ऐसा करो, कर लगा भी दो। तो अगर सरकार कहे कि भाई मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है ये उन्मुक्ति, संसद चाहे तो इस प्रकार की छूट को समाप्त भी कर सकती है। ये खुद 285 के 1 में लिखा है, तो ये 285 के 1 को पढ़ देते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन shall save in so far as parliament may by law otherwise provide be exempt from all taxes imposed by state or by any authority within state। ठीक है, भारतीय रेलवे की संपत्तियां जैसे भूमि है, स्टेशन है, वर्कशॉप है, इससे राज्य प्रॉपर्टी टैक्स से मुक्त है। राज्य में क्या होता है? राज्य क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स लगाती है, संपत्ति पर कर लगाती है। तो रेलवे के पास भी तो संपत्ति है, मध्य प्रदेश में बहुत रेलवे संपत्ति है, हर राज्य में रेलवे की संपत्ति मिल जाएगी। तो उसका भूमि है, उसका रेलवे स्टेशन है, रेलवे वर्कशॉप, इन पर कर नहीं लगता है। परंतु रेलवे परिसर में चलने वाली दुकानों पर राज्य का GST लागू होता है, क्योंकि यह कॉमर्शियल एक्टिविटी है, नॉट यूनियन प्रॉपर्टी यूज। रेलवे परिसर में जो चल रही दुकानें उन पर तो राज्य का GST लगेगा, लेकिन क्योंकि कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, यूनियन की प्रॉपर्टी का यूज थोड़ी हो रहा है। इसी में सुप्रीम कोर्ट को एक केस भी है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का केस है। NDMC नेशनल डेवलपमेंट मिनरल कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने केंद्र सरकार की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाने की कोशिश की। NDMC जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नहीं है, NDMC को मानेंगे न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। ठीक है, नेशनल NMDC होता है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो NMDC होता है। इसे NDMC को NMDC मत पढ़ लेना, वो NMDC अलग होता है, ये अलग है। हम न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की बात कर रहे हैं। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने कही हम केंद्र सरकार की संपत्ति पर कर लगाएंगे, पर कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 285 के तहत केंद्र की संपत्ति राज्यों के करों से मुक्त है। 285 जब तक जिंदा है तब तक कोई राज्य केंद्र की सरकार पर कर नहीं लगा सकती। यह अनुच्छेद केंद्र को राज्य
कर शक्ति से बचाता है, ताकि कोई राज्य केंद्र के कार्यों जैसे केंद्र की सेना, केंद्र की रेलवे, केंद्र के डाक पर आर्थिक रूप से बाधित ना कर सके। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। अब हम चलते हैं यद्यपि से, यहां से चलेंगे। यद्यपि संसद को यह अधिकार है कि वह इस प्रतिबंध को समाप्त कर सकती है। संसद को यह अधिकार है। 285 के बंद के सेकंड पार्ट में ऐसी बात कही गई है कि संसद यदि चाहे तो कानून बनाकर ऐसे कर सकती है, केंद्र की कुछ संपत्तियां राज्य कराधान से मुक्त न रहें, अर्थात संसद के पास कर उन्मुक्ति समाप्त करने की शक्ति है। पावर टू विथड्रॉ एग्जेम्पशन, ऐसा कभी सरकार ने किया है तो द कैंटोनमेंट्स प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 2006 का आप पढ़ देना। संसद ने कुछ सैन्य संपत्तियों पर स्थानीय निकाय को सीमित कराधान का अधिकार दिया है। कैंटोनमेंट सुना होगा आपने, तो एक है एक्ट कैंटोनमेंट प्रॉपर्टी एक्ट 2006 का। उसमें क्या प्रावधान है कि संसद ने कुछ सैन्य संपत्तियों पर स्थानीय निकायों को सीमित कराधान का अधिकार दे दिया। सीमित कराधान कर सकते हैं। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, डीसीबी के बारे में सुना होगा, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड। अब केंद्र की संपत्तियों पर सर्विस टैक्स जैसे चार्ज वसूले जा सकते हैं। ठीक है, और ये किस आर्टिकल से? 285 का ही सेकंड पार्ट में ये बात कही गई है। ठीक है, संविधान ने संसद को अंतिम निर्णायक बनाया है। वह तय करती है कि कोई केंद्र कर देगा और कहां नहीं करेगा। मतलब संसद केंद्र की संपत्ति पे भी टैक्स लगवा सकती है। समझ रहा है? क्योंकि अंतिम निर्णायक की भूमिका किसके पास है? संसद के पास ही, 285 आर्टिकल के तहत। अब ये संपत्ति शब्द से अभिप्राय है कि भूमि, भवन, चल संपत्ति, शेयर, जमा इत्यादि उन सभी चीजों से जिनका कोई मूल्य होता है। जैसे संपत्ति का शब्द है, प्रॉपर्टी वो जो शब्द है उससे अभिप्राय क्या है? जैसे भूमि है, भवन है, चल संपत्ति है, शेयर है, जमा इत्यादि उन सभी चीजों से है जिनका कोई मूल्य होता है। मतलब संवैधानिक अनुच्छेद 250। तो कुल मिला के संपत्ति शब्द की परिभाषा की बात कही गई। और जब आप परिभाषा की बात करोगे ना, तो हमेशा परिभाषाएं हमारे संविधान के अनुच्छेद 366 में पूरी परिभाषाएं दी गई हैं। 366 में क्या परिभाषा है? जैसे 361 से 367 का क्या है? प्रकीर्ण है ना, तो प्रकीर्ण है, भाग 19 में प्रकीर्ण है। तो उसी प्रकीर्ण में क्या हुआ? 366 आर्टिकल में परिभाषाएं दी गई हैं। और ये क्या कर रहा है? संपत्ति शब्द की परिभाषा बता रहा है कि संपत्ति शब्द से अभिप्राय भूमि, भवन, चल संपत्ति, शेयर, जमा इत्यादि उन सब चीजों से जिनका कोई मूल्य होता है। मतलब बिना मूल्य की चीज को संपत्ति नहीं माना जाएगा। मतलब तो इसे 285 के साथ आप ऐड करके पढ़ना है। केंद्र की संपत्ति से कर नहीं लगेगा, तो ये संपत्ति की परिभाषा 366 में है। ठीक है, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एनी इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल। मतलब संपत्ति में भूमि होगी, भवन होगा, मशीनरी होगी, वाहन होंगे। वाहन भी प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, नगद है, शेयर है, प्रतिभूतियां सब संपत्ति हैं। केंद्र की ऐसी संपत्ति जो राज्यों के करों से मुक्त मानी जाएंगी। ठीक है, राज्य की ऐसी कोई संपत्ति होगी जो 366 के 12 में आती। 366 में अलग अलग परिभाषा है, तो 366 के जो 12 में वो इसकी परिभाषा है, संपत्ति की परिभाषा। और ये सब संपत्तियां राज्यों के करों से कैसे होंगी? मुक्त होंगी। ये बात यहाँ पे हो रही है। जैसे भारतीय डाक विभाग है, भारतीय डाक विभाग, इंडिया पोस्ट की इमारतें, वाहन, वर्कशॉप पर स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता, क्योंकि ये केंद्र की संपत्ति है। जैसे भारत सरकार के रिजर्व बैंक है या एयर इंडिया के पुराने परिसंपत्ति हिस्से राज्यों के कर से मुक्त थे। जब तक वे सरकार के संपत्ति थे तब तक से वो मुक्त। जैसे एयर इंडिया की जो पुरानी परिसंपत्तियां थी राज्यों के कर से टैक्स से मुक्त थी, क्योंकि वो सरकारी संपत्ति थी। संपत्ति का अर्थ जो है बहुत व्यापक है, केवल भूमि नहीं बल्कि हर मूल्यवान वस्तु है जिसे सरकार की मालकी है। इसमें 366 के 12 में। ठीक है, ये हो गया संपत्ति की परिभाषा हो गई। संपत्ति में चल एवं अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां सम्मिलित हैं। मतलब संपत्ति जो है उसमें कैसी संपत्तियां? चल और चपल, मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रकार की संपत्तियां सम्मिलित हैं। 366 के 12 में डेफिनेशन क्लॉज है कि प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ऑल राइट्स, टाइटल एंड इंटरेस्ट इन बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में शामिल होगी ऑल राइट्स, सभी अधिकार वाली, टाइटल एंड इंटरेस्ट वाली, इन बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब रेलवे इंजन है तो चल रहा है, सरकार की संपत्ति है। रेलवे स्टेशन है, स्थिर है, दोनों राज्यों के कर से मुक्त है, चाहे वो रेल का इंजन हो चाहे रेलवे का स्टेशन हो। परंतु अगर रेलवे किसी हिस्से को किराए पर देता है, लीज पर देता है, तो लीज टैक्स लागू हो जाएगा। रेलवे किसी हिस्से को आप क्या किराए पर दे देता है तो उस पर लीज टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? लीज टैक्स लगेगा, लीज टैक्स। ठीक लगेगा। संविधान ने कर मुक्ति को केवल भूमि तक सीमित नहीं रखा है बल्कि हर प्रकार की संपत्ति तक विस्तारित किया है। ठीक है,
चाहे वो चल भी रही होगी तो चलेगी कुल मिला के। अब चलते हैं यहाँ से। संपत्ति का उपयोग संप्रभु या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। संप्रभु मतलब सशस्त्र सेनाओं के लिए कर रहे हैं, उसका मतलब प्रभु है संप्रभु। संपत्ति का उपयोग कैसे होगा? संप्रभु होगा। संप्रभु मतलब सशस्त्र सेनाओं के लिए, या फिर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। ये है इसके लिए ये प्रावधान कहा है कि संपत्ति का उपयोग संप्रभु ही होगा, वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए भी हो सकता है। तो 285 के 1 में और 285 के 2 में, ठीक है। इसकी न्यायिक व्याख्याएं शामिल है। मतलब संप्रभु मतलब है, और वाणिज्यिक यदि वो यूनियन प्रॉपर्टी है तो राज्य के कर से मुक्त हो, चाहे वो संप्रभु हो या वाणिज्य हो, राज्य के कर से मुक्त हो जाएगी। 285 के 1 और 2 में कह रहा है। लेकिन भाई रेलवे की संपत्ति को किराए पर दे रहा तो वहां लीज टैक्स लग रहा है। इसे देखते हैं। देखो, डिफेंस लैंड है तो सोवरेन यूज के लिए पूर्ण रूप से कर मुक्त है। डिफेंस लैंड है, सरकारी मतलब रक्षा उद्योग के लिए कोई भूमि है, सोवरेन यूज हो रहा है, संप्रभु रूप से यूज कर रहा है तो पूर्ण रूप से कर मुक्त है। वहीं एयर इंडिया है, कॉमर्शियल यूज कर मुक्त नहीं है क्योंकि वह एक निगम थी। एयर इंडिया क्या कॉमर्शियल यूज के लिए हो रही थी तो ये कर मुक्त नहीं थी क्योंकि ये निगम थी। ओएनजीसी और आईयूसीएल की संपत्ति वाणिज्यिक प्रयोजन के कारण राज्य के करों के दायरे में आती है। जिसकी ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। आईओसीएल है, ये किसकी? केंद्र सरकार की है, पर इनका प्रयोग वाणिज्यिक प्रयोजन के कारण हो रहा है तो राज्यों के करों में दायरे में आती है। तो ये बात है, अगर संपत्ति का उपयोग संप्रभु या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है, ये बात है, ठीक है। संपत्ति के उपयोग की प्रकृति से नहीं बल्कि स्वामित्व से तय होता है कि वह कर मुक्त है या नहीं है, ठीक है। केंद्र सरकार निर्मित निगमों या कंपनियों को राज्य कराधान स्थानीय कराधान से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है। देखो, अब यही जो मैं बात बोल रहा था वो बात यहाँ पे देखें, फिर बाद में इकट्ठा सब पढ़ लेंगे। केंद्र सरकार द्वारा निर्मित निगम या कंपनी को राज्य कराधान या स्थानीय कराधान से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं। ऐसा नहीं है केंद्र सरकार व्यापार करने लगे कहेगा कि राज्य टैक्स नहीं लगा सकते। व्यापार करके मुनाफा कमा रहे हैं तो राज्य को भी टैक्स देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ये बात यहाँ पर हुई। ये संविधान के अनुच्छेद 285 के 1 में यही बात कही गई है कि केवल यूनियन प्रॉपर्टी कर मुक्त है, ना कि वह संपत्ति जो कि स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट कंपनी की है। सरकारी कंपनी की या सरकारी निगम की जो प्रॉपर्टी है वो कर मुक्त नहीं। और ऐसा क्यों है? कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो है ना, ये जो केंद्र सरकार की उन्मुक्ति से उन लोगों को हम लोगों ने क्यों हटा दिया है जो निगम है? क्योंकि इनका अलग से विधिक अस्तित्व है, पृथक विधिक अस्तित्व है, इसलिए ऐसे समझ लीजिए। जैसे केंद्र सरकार द्वारा निर्मित निगमों या कंपनियों को राज्य कराधान स्थानीय कराधान से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 285 का 1 इसकी व्याख्या करता है। संवैधानिक प्रावधान मतलब केवल यूनियन प्रॉपर्टी कर मुक्त है, ना कि वह संपत्ति जो किसी स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट कंपनी की है, क्योंकि ऐसे निकाय संवैधानिक स्टेट नहीं है बल्कि सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। संवैधानिक स्टेट नहीं है वो निकाय, क्या नहीं है? संवैधानिक स्टेट नहीं है बल्कि सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसलिए इसके लिए तो फिर हमें अनुच्छेद 12 भी तो पढ़ना चाहिए यहाँ। तो क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसलिए उन्मुक्ति नहीं है। जैसे ओएनजी एक केस भी है, ओएनजीसी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1989 का केस है। मतलब ओएनजीसी वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार 1989। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओएनजीसी एक कॉर्पोरेट इकाई है इसलिए वह राज्य के कर से मुक्त नहीं है, ठीक है। 1989 में एक कांड हुआ था। फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल ने एमपी में संपत्ति कर से छूट मांगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने कहा हम तो केंद्र सरकार के हैं, हमें संपत्ति कर से छूट दो, मध्य प्रदेश सरकार से कहा। अदालत ने कहा क्योंकि सेल एक कंपनी है, केंद्र नहीं है, ठीक है। तो सेल पे सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसे ही एलआईसी वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1994 का केस है। अदालत ने इसमें भी कहा कि एलआईसी राज्य को कर देगी क्योंकि वह अलग कानूनी इकाई है। मतलब केंद्र सरकार है और उसकी कंपनियां वाणिज्यिक संस्थाएं हैं। केंद्र सरकार तो सरकार है पर उसकी कंपनियां क्या है? वाणिज्यिक संस्थाएं। इसलिए संविधान उन्हें कर मुक्त नहीं मानता। और ये कौन से आर्टिकल में? ये 285 के 1 में ही ये बात कही गई है, ठीक है। आप चलते हैं राज्यों की संपत्ति। अब तो हमने केंद्र की संपत्तियां पढ़ ली हैं कि केंद्र को कैसे कैसे मुक्ति है या उन्मुक्ति है। आप चलते हैं राज्यों पे। राज्यों की परिसंपत्तियां आय को केंद्रीय कर से छूट। ये राज्य है ना, राज्य की परिसंपत्तियों या आय को केंद्रीय कर से छूट।
तो इसमें देख, इसके लिए आर्टिकल दो, उसके लिए 285 जिम्मेदार था, इसके लिए 289 जिम्मेदार है। 289 कह रहा है कि द प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ अ स्टेट शेल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम यूनियन टैक्सेशन। इन्हें संघ की सरकार से छूट मिलेगी। केंद्र किसी राज्य की संपत्ति है उसकी आय पर कर नहीं लगा सकता। 289 कह रहा है कि केंद्र सरकार किसी राज्य की संपत्ति है उसकी आय पर कर नहीं लगा सकता। देखो ऐसा है, केंद्र राज्य सरकार की इमारतों या कार्यालयों पर इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स नहीं लगाता है। राज्य सरकार की कोई इमारत है, उसका कोई कार्यालय, उन पर वेल्थ टैक्स या इनकम टैक्स नहीं लगाता। कौन? केंद्र सरकार। लेकिन यदि राज्य कोई वाणिज्यिक व्यवसाय चलाता है, जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चला रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन चला, तो उसकी आय यूनियन टैक्सेबल हो सकती है। ये 289 के 2 में यही बात कही गई है कि भाई उसे, हमें लगता है वो भी 285 के 2 में यही होगा। 289 के 2 में ये बात कहेगी भाई हम तुम पे तो टैक्स नहीं लगाएंगे, पर तुम कोई कंपनी चला रहे हो, कोई वाणिज्यिक चीज चला रहा है, तो तुम पे ये टैक्स लगेगा। ठीक है। 289 राज्य की संपत्ति पर कर नहीं लगेगा, लेकिन राज्य द्वारा किया गया व्यापार कर के दायरे में आएगा। ठीक है। आप व्यापार करोगे तो कर लगेगा। बात ये है, सिंपल सी बात है। इसी में आगे बढ़ते हैं। राज्य की परिषदीय आय को भी केंद्रीय कर से छूट प्राप्त होती है। आय संप्रभु कार्यों तथा वाणिज्यिक कार्यों से हो सकती है। 2 प्रकार से होती है, संप्रभु कार्यों और वाणिज्यिक कार्यों से हो सकती है। किंतु यदि संसद अनुमति दे तो केंद्र वाणिज्यिक आय पर कर लगा सकता है। इसके लिए संसद की अनुमति जरूरी है। अब इसमें हम पढ़ेंगे अगली लाइन में, जैसे मान लो अगर हम देखते हैं ये वाला जो है, ये जो है ना, ये संप्रभु आय और वाणिज्यिक आय को थोड़ा इसको यहां देख लेते हैं, इसमें कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। मतलब ये कह रहे हैं कि राज्य की परिसंपत्ति में आय को केंद्रीय कर से छूट प्राप्त होती है। यह आय संप्रभु कार्यों या वाणिज्यिक कार्यों से हो सकती है। कैसे हो सकती है? संप्रभु कार्यों से और वाणिज्यिक कार्यों से हो सकती है। किंतु यदि संसद अनुमति दे तो केंद्र वाणिज्यिक आय पर कर लगा सकता है। ये बात है। तो पहले ये देख लें आय कैसे होगी, संप्रभु कार्यों या वाणिज्यिक कार्यों से हो सकती है। पहले अभी हम इतना देखते हैं, जो हाईलाइटेड रहेगा वही देखना है। संप्रभु कार्य क्या है, वाणिज्यिक कार्य क्या है, यही देखेंगे हम बस। तो इसके लिए 289 का 1 और 2 आपको पढ़ना पड़ेगा संबद्ध रूप से। 289 का 1 कह रहा है कि संप्रभु कार्यों की आय पूर्णतः कर मुक्त होगी। मतलब संप्रभु कार्य होंगे वो पूर्णतः कर मुक्त होंगे। संप्रभु कार्य मतलब राजस्व विभाग द्वारा लिए गए शुल्क, ये संप्रभु आय है, ये कर मुक्त होगी। अगर कोई राज्य सरकार का राजस्व विभाग कोई शुल्क ले रहा है, तो जैसे कोर्ट से फीस ले रहा है, स्टाम्प ड्यूटी ले रहे हैं, तो वो कर मुक्त होगी, तो उसमें यूनियन का टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा 289 का 2 कह रहा है कि यदि राज्य व्यवसाय, व्यापार या उद्योग चला रहा है तो संसद उस पर यूनियन टैक्स के दायरे में ला सकती है। मतलब आपका कोई विभाग है वो कर ले रहा है तो उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन आप कोई वाणिज्य का काम कर रहे हैं तो उस पर टैक्स ले सकते हैं। जैसे केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, राजस्थान रोडवेज है, मध्य प्रदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन है, इन पर केंद्र इनकम टैक्स लगा सकती है क्योंकि ये वाणिज्यिक संस्थान है। ठीक है। मतलब राज्य की सरकारी गतिविधि, गवर्नमेंटल एक्टिविटी कर मुक्त है, पर व्यवसाय गतिविधि, कॉमर्शियल एक्टिविटी कर मुक्त नहीं मानी जाएगी। ये 289 के 2 में कहा गया है। तो संप्रभु चीज है वो 289 के 1 में आएगी। संप्रभु 289 के 1 में आएगी, और जो वाणिज्यिक है, वाणिज्यिक मतलब जो व्यापार कर रहे हो आप, वो 289 के 2 में आएगा। ठीक है। 289 के 2 में आएगा। ये बात है। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। इसी में अगली लाइन लिखी है, किंतु यदि संसद अनुमति दे तो केंद्र वाणिज्यिक आय पर कर लगा सकता है। तो 289 के 2 में जो बात कही है, यूनियन टैक्सेशन ऑन स्टेट्स कॉमर्शियल एक्टिविटीज विद पार्लियामेंट कंसेंट। संसद अनुमति दे तो केंद्र क्या लगा सकता है, कर लगा सकता है राज्य की वाणिज्यिक आय पर। मतलब संसद यदि चाहे तो केंद्र राज्य सरकार की व्यवसायिक आय पर कर लगा सकता है। अब केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स लगाया था स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन पे केंद्र सरकार इनकम टैक्स लगाती है। स्टेट का ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन हो, स्टेट का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो, उन पे केंद्र सरकार इनकम टैक्स लगाती है। LIC ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि राज्य व्यापार कर रहा है तो केंद्र उसे कर मुक्त नहीं छोड़ सकता। LIC ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस हुआ था। कहा था कि यदि राज्य व्यापार कर रहा है तो केंद्र उसे कर मुक्त नहीं छोड़ सकता। राज्य अगर व्यापारी बनता है तो वह करदाता बनेगा। संविधान उसे व्यवसाय कर प्रतिरक्षा नहीं देता, 289 के 2 के तहत। ठीक है।
आप चलते हैं आगे। यद्यपि केंद्र चाहे तो वह किसी कार्य या व्यवसाय विशेष को इस कर से छूट भी दे सकता है। अगर केंद्र चाहे तो किसी व्यवसाय विशेष को छूट भी दे सकता है, ये केंद्र के ऊपर निर्भर है। ठीक है, ये बात कही। तो ये बात किसमें छूट देने की बात कही गई? छूट देने की बात कही गई तो एक अलग से आर्टिकल है 289 का 3। 289 एक में कह रहा है राज्य के कर से छूट, 289 के 2 में कह रहा है वाणिज्यिक प्रयोजन के तहत है तो छूट नहीं है। 289 में कह रहा है संसद केंद्र चाहे तो छूट दे भी सकता है। 289 के 3 में संवैधानिक प्रावधान है कि यूनियन में एग्जेम्प्ट स्टेट ट्रेड और बिजनेस फ्रॉम टैक्सेस, अर्थात संसद चाहे तो किसी विशेष राज्य को व्यवसाय को केंद्र के कर से छूट दे सकती है। मतलब जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है को 1950 से 1960 के दशक तक संसद ने कुछ अवधि के लिए कर मुक्त किया ताकि वे घाटे से उबर सकें। मतलब जैसे जूट का टैक्स 10 साल के लिए लगाया था, वैसे 10 साल के लिए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, राज्य बिजली बोर्ड को केंद्र सरकार ने क्या किया था? कर से मुक्त कर दिया था। ऐसे पब्लिक सेक्टर कोऑपरेटिव फेडरेशन है, जैसे एपी सिविल सप्लाईज कॉर्प को भी केंद्र ने कर में राहत दी थी। मतलब पब्लिक सेक्टर के जो कोऑपरेटिव फेडरेशन है उसे भी केंद्र सरकार ने कर में राहत दी थी। और जूट कॉर्पोरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल को केंद्र ने इनकम टैक्स से अस्थायी छूट दी थी 15 साल के लिए। 1960 से 1965 तक 5 साल तक जूट कॉर्पोरेशन पर टैक्स नहीं लगाया। पहले तो 10 साल तक जूट के लिए अनुदान दिया, फिर जूट कॉर्पोरेशन पर टैक्स नहीं लगाया 5 साल, 1960 1965 के लिए। ठीक है, और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 10 साल के लिए छूट दी थी। मतलब केंद्र कर लगाने की शक्ति रखता है, लेकिन कर न लगाने का दया भी उसकी संवैधानिक शक्ति है। यह संघीय लचीलापन अर्थात फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी का उदाहरण है। अतः केंद्र सरकार चाहे तो नहीं भी लगा सकती है कर। अब अगली लाइन पे आते हैं। अगला कह रहा है उल्लेखनीय है कि राज्य में स्थित स्थानीय संस्थाएं केंद्रीय कर से मुक्त नहीं होती। स्थानीय संस्थाएं केंद्रीय कर से मुक्त नहीं होंगी। और कहां पे स्थित होंगी? राज्य में स्थित होंगी। तो ये भी 289 में हम पढ़ेंगे, केवल राज्य सरकारों पर लागू होगा, ना कि स्थानीय निकायों पर। मतलब 289 की जो छूट है वो मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार पर लागू होगी, किसी म्यूनसिपलिटी या पंचायत पर नहीं लागू होगी। जैसे दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, तुम्हारा मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, पटना नगर निगम है, इन पर केंद्र का सर्विस टैक्स लागू होता है। केंद्र सरकार इन पर सर्विस टैक्स लगाती है, इन पर जीएसटी लगाती है। पटना नगर निगम पर जाके पूछ लेना आप लोग कि केंद्र सरकार आपके ऊपर जीएसटी और सर्विस टैक्स लगाती है, तो वो लोग कहेंगे हाँ लगाती है। क्योंकि 289 की एक के तहत जो छूट है वो बिहार सरकार को है, पटना नगर निगम को नहीं है ऐसी छूट। ठीक, और पंचायत के ठेकेदारों और कर्मचारियों पर भी यूनियन इनकम टैक्स लागू होता है। पंचायत के कोई ठेकेदार होंगे, कोई कर्मचारी होंगे, उन पर भी यूनियन इनकम टैक्स लगेगा। ये नहीं कहेंगे भाई हम तो पंचायत के हैं, सरकार के हैं, नहीं भाई। राज्य बराबर नहीं होगा स्थानीय निकाय। ठीक है, कुल मिला के ये बात 289 में है। राज्य संवैधानिक इकाई है, जबकि नगर पालिका राज्य के अधीन वैधानिक निकाय है। राज्य क्या है? संवैधानिक इकाई है, जबकि नगर पालिका क्या है? वैधानिक निकाय है। इसलिए केंद्र उन पर कर लगा सकता है। ठीक है, इसी तरह निगमों एवं राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों की परिसंपत्ति एवं आय पर केंद्र सरकार कर लगा सकती है, ये लिखा है। इसी तरह निगमों एवं राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों की परिसंपत्ति एवं आय पर केंद्र सरकार कर लगा सकती है, बिल्कुल लगा सकती है। वही बात है 289 के 2 में है। 289 के 2 का ही एक तरह से व्यवहारिक विस्तार है, इसकी न्यायिक व्याख्या भी है। राज्य के अधीन निगम या कंपनियां अलग कानूनी व्यक्तित्व अर्थात सेपरेट लीगल एंटिटी रखती हैं। राज्य के अधीन जो कॉरपोरेशन होंगे, निगम होंगी, या राज्य के अधीन जो कंपनियां होंगी वो अलग से कानूनी व्यक्तित्व अर्थात सेपरेट लीगल एंटिटी रखती हैं, इसलिए वे यूनियन टैक्सेशन के अधीन है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, एसआईडीसी है, स्टेट एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है, सभी केंद्र के इनकम टैक्स के दायरे में आएंगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी केंद्र के किस में आएगी? इनकम टैक्स के दायरे में आएंगी, क्योंकि ये राज्य नहीं है, ये अलग से एंटिटी है। ठीक है, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी है, अलग कानूनी व्यक्ति हैं, इसलिए यूनियन का टैक्स लगेगा। ओएनजीसी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का 1989 का केस था। एलआईसी वर्सेस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 1994 का केस जो है, ये क्या है? दोनों में न्यायालय ने कहा स्टेचुअरी कॉर्पोरेशन है सेपरेट लीगल पर्सन, इसलिए कर उन्मुक्त नहीं होंगे। चाहे कोई भी हो, जो अलग से है वो बिहार सरकार और भारत सरकार के अलावा जो आप अलग से हैं, चाहे बिजली बोर्ड हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हो, चाहे कुछ भी हो, वो कर मुक्त नहीं माने जाएंगी। कंपनी भले राज्य की हो, पर संविधान में कंपनी और राज्य 2 अलग इकाई हैं, इसलिए कराधान लागू रहेगा। कुल मिला के बात ये है।
मतलब इसी तरह निगमों या राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों की परिसंपत्तियों आय पर केंद्र कर लगा सकती है, स्वाभाविक बात है। कोई ज्यादा वो वाली बात नहीं है। अगर राज्य व्यापार करेगा, कोई कंपनी खोल देगा तो उस पर तो सरकार कर लगाएगी। चाहे राज्य खोले तो केंद्र सरकार लगाएगी, केंद्र खोले तो राज्य सरकार लगाएगी, और लगाती भी है। दो प्रकार से काम होती है सरकार। एक तो संप्रभु काम है, वास्तव में सरकार का काम। एक वो वाणिज्यिक काम करने लगे, कोई कंपनी की तरह रिएक्ट करने लगेगा तो फिर लगेगा कर। 1963 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक सलाहकारी निर्णय में सलाह दी थी कि केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली छूट ऐसी होनी चाहिए जिससे सीमा और उत्पाद शुल्क पर कोई प्रभाव न पड़े। 1963 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक सलाहकारी निर्णय में, कैसे निर्णय में, सलाहकारी निर्णय में सलाह दी थी केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली छूट है ऐसी होनी चाहिए जिसमें सीमा और उत्पाद शुल्क पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसको समझेंगे। और ये किस आर्टिकल में आएगा? अभी आप 289 1 2 3 पढ़ लीजिए ना, आप 289 का 4 पढ़ना, 289 का 4 पढ़ना आप। उसमें लिखा है कि यदि यह प्रश्न उठे कि किसी छूट से केंद्र के कराधिकार जैसे सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क प्रभावित होंगे या नहीं, तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। 143 से राष्ट्रपति परामर्श लेता है। ये 289 4 में उस परिप्रेक्ष्य में लिखी है जिससे मतलब जहां करों की बात आती है। 143 का वित्तीय रूप है 289 का 4। प्रेसिडेंट में रेफर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर ओपिनियन रिगार्डिंग एग्जेम्पशन अंडर दिस आर्टिकल। ठीक है, मतलब यदि ये प्रश्न उठे कि किसी छूट से केंद्र के कराधिकार सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क पर प्रभावित होंगे तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। एक था सी कस्टम्स एक्ट एडवाइजरी ओपिनियन 1963 की बात अगर हम करें, राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से पूछा कि क्या राज्य सरकारों को केंद्र के सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क से छूट दी जा सकती है। केंद्र का जो कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, उससे छूट दी जा सकती है। न्यायालय ने कहा नहीं भाई, क्योंकि ये कर यूनियन लिस्ट में है और राष्ट्रीय राजस्व से जुड़े हैं। अतः राज्य यदि वस्तुएं आयात निर्यात करता है या उत्पाद बनाता है तो उस पर केंद्र को कर लगेगा। मतलब आप व्यापार करोगे तो कर लगेगा। राज्य कर मुक्त हैं लेकिन वह राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से बाहर नहीं, इसलिए जब वह व्यापार करता है तो उस पर सीमा या उत्पाद शुल्क लगता है। ठीक है, 289 के 2 के तहत। अब ये कहेंगे दूसरे शब्दों में, ये लिखा है दूसरे शब्दों में केंद्र राज्य द्वारा आयातित या निर्यातित वस्तुओं पर कर लगा सकती है, या वह राज्य में उत्पादित या विनिर्मित सामान पर उत्पाद शुल्क लगा सकती है। तो आयातित निर्यात वस्तुओं पर कर लगाएगी और उत्पादित वस्तुएं या विनिर्मित वस्तुएं तो उन पर उत्पाद शुल्क लगेगी, नहीं तो फिर कस्टम सीमा शुल्क लगेगा। सीमा शुल्क नहीं लगेगा तो उत्पाद शुल्क लगेगा। इस एक कहां से आया राज्य को, मतलब केंद्र को ऐसी शक्ति कहां से है? तो ये बात 289 के 2 में है। प्लस सी कस्टम एडवाइजरी केस जो तुम्हारा 1963 है उसके माध्यम से भी है। यदि राज्य कोई व्यापारिक वस्तु बनाता है या बेचता है या आयात निर्यात करता है तो केंद्र कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी या जीएसटी लॉ लगा सकता है। ठीक है, केरल स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन जो तुम्हारा शराब के आयात पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी लगाई। केरल स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन में शराब, केरल सरकार शराब मंगा रही थी, आयात कर रही थी, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी लगा दिया। तमिलनाडु स्टेट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन मशीनरी के आयात पर कस्टम ड्यूटी लगाती है केंद्र सरकार। या मशीन बाहर से मंगाओगे तो कस्टम ड्यूटी लगेगा। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया निर्यात पर, मतलब स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है, निर्यात करती है, तो उस पर निर्यात पर केंद्र सरकार कर लगाती है। मतलब समझदार राज्य को कर मुक्त रखता है लेकिन उसकी इकोनॉमिक ऑपरेशंस को नहीं, क्योंकि वे राष्ट्रीय कर व्यवस्था का हिस्सा हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम मतलब कोई कंपनी व्यापार करे तो कर लगाएंगे और कोई राज्य व्यापार करेगा तो कर नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा कर। ठीक है, अब हम एक एक से सभी आर्टिकल्स को पढ़ लेते हैं। देखो 289 का एक को पढ़ो सबसे पहले। 289 का एक कह रहा है कि केंद्र राज्य की आय पर कर नहीं लगा सकता, केंद्र राज्य की आय पर कर नहीं लगाएगा। ठीक है, 289 का 2 कह रहा है वाणिज्यिक आय पर कर लगा सकता है। अगर संसद अनुमति देता है तो यूनियन टैक्स लगा सकता है, जैसे हमने सेल पे लगाया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे लगाया। 289 का 2 कह रहा है मतलब संसद चाहती है और वो काम कैसा हो रहा है, वाणिज्य हो रहा है, वाणिज्यिक स्तर पे हो रहा है तो उस पर कर लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 289 का 3 क्या कह रहा है? 289 का 3 कह रहा है कि पार्लियामेंट चाहे तो छूट दे सकती है। जैसे हमने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दिया था, बिजली बोर्ड को दिया 10 साल के लिए छूट दिया। जूट बोर्ड पे हमने इनकम टैक्स नहीं लगाया 5 साल के लिए, तो
छूट दिया था हमने, ठीक है, जूट पे और बिजली बोर्ड पे 289(3) के तहत। स्थानीय निकाय पर कर लगेगा, मतलब नगर निगम पर कर लगेगा, नगर निगम और पंचायतों पर कर के दायरे में आएंगी, क्योंकि अनुच्छेद 289 कहता है कि नगर पालिका पंचायतें यूनियन टैक्स भरेंगी, क्योंकि ये सब क्या हैं, ये सब राज्य नहीं है, स्थानीय निकाय अलग हैं। बीएमसी एनडीएमसी पंचायतें कर भरती हैं, मतलब नॉट कवर्ड अंडर 289। ये 289 में जो कर्म उन्मुक्ति है उनमें ये कवर्ड नहीं की गई है, ये बात है, ठीक है। मतलब राज्यों के निगमों पर कर लगेगा। 289 स्थानीय निकाय पे कह रहा है, राज्य के निगम मतलब वो अलग होता है, वो उसमें होगा तुम्हारा ओएनजीसी, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन सब पे कर लगेगा। भले ही एसबीआई क्यों ना बनाई रहे, एलआईसी क्यों नहीं बना रहे, इन पे कर लगेगा, ठीक है। 289 के 2 के तहत इन पे कर लगेगा, क्योंकि ये वाणिज्यिक उपयोग कर रही हैं, ये पैसा कमा रही हैं, तो कर तो इन्हें देना ही पड़ेगा। ये कोई पब्लिक का काम थोड़ी कर रही है, तो मुनाफा कमा रही है, तो इन पे कर लगेगा। और 289 का 4 कह रहा है, अगर राष्ट्रपति चाहें तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। 143 और 289 को जोड़कर पढ़ेंगे हम लोग। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन लागू होगा। सी कस्टम केस 1963 का एक उदाहरण है। सरकार ने सलाह ली कि राज्य कोई क्या उत्पाद मंगा रहा है या विनिर्माण कर रहा है या आयात निर्यात कर रहा है तो उस पर कर लगा सकते हैं, तो केंद्र सरकार ने कहा बिल्कुल लगा सकते हैं कर। ये कोई राज्य का काम थोड़ी कर रहे हैं, तो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार पे कर लगा ही सकते हैं। तो ठीक है, 289 के 2 के तहत कर लगता है, ठीक है। 289 के 3 के तहत छूट देते हैं, 289 के 4 सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। और सीमा शुल्क अपवाद है 289 के 2 में, केंद्र आयात निर्यात या उत्पाद पर कर लगा सकता है, ठीक है, ये बात है। मतलब ये है कुल मिला के संविधान ने राज्यों की संप्रभुता की रक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय कराधान को संतुलन बनाए रखा है। ये संप्रभु कार्य सॉवरेन फंक्शन है, सरकार के वास्तविक कार्य वो कर मुक्त हैं। सरकार के कॉमर्शियल फंक्शन यानी वाणिज्य कार्य, सरकार का व्यापार पर कर लगेगा। और कॉरपोरेशन और लोकल बॉडी पे भी कर लगेगा, सीमा और उत्पाद शुल्क पर भी कर लगेगा, ठीक है, ये बात है। मतलब द पर्पज ऑफ आर्टिकल 289 इज नॉट टू मेक स्टेट टैक्स फ्री जोन बट टू प्रिवेंट टैक्सेशन फ्रॉम बिकमिंग अ वेपन ऑफ डोमिनेशन, ठीक है। ये BR अम्बेडकर का कोट है। इसी कोट से हम आज की क्लास बंद करते हैं और आगे हम पढ़ेंगे आपातकाल के प्रभाव। धन्यवाद।